नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 16 और 17 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। दोस्तों, हम लोगों के सेशन की जो सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर हम लोग उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जिनके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों के सेशन काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप आसानी से लगातार सेशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने डेली करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम एक नई प्रकार की कैटेगरी आईसीसी ने बनाई थी 2009 में, जिसमें वो क्या करते हैं कि कुछ लीजेंडरी क्रिकेटर जिनकी लॉन्ग कैरियर होता है और अपने कैरियर में वो ह्यूज अचीवमेंट हासिल किए होते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में उनको शामिल करते हैं। तो रिसेंटली कल क्या हुआ है कि आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें एक भारत की महिला क्रिकेटर हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नाम उनका है नीतू डेविड। दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको। आईसीसी हॉल ऑफ फेम आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1909 में जो है कि दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, तब किया गया था। उस समय तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? यूएई के शहर दुबई में। अगर दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो इस समय यानी इन तीनों खिलाड़ियों को मिलाकर इस समय इसमें कुल 155 प्लेयर शामिल हो चुके हैं, मेल और फीमेल, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। और अगर दोस्तों कल बात की जाए कि किन 3 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, तो इंग्लैंड के फॉर्मर ओपनर कैप्टन भी रह चुके हैं एलिस्टर कुक। इसके अलावा भारत की महिला टीम प्लेयर क्रिकेट प्लेयर जिनका नाम है नीतू डेविड, ऑलरेडी बात हो चुकी है। और तीसरा बहुत बड़ा नाम है साउथ अफ्रीकन एग्रेसिव बैट्समैन 360 डिग्री के नाम से क्रिकेट की दुनिया में मशहूर एवी डिविलियर्स। तो ये 3 नाम इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। अगर भारत में बात की जाए कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक कुल कितने क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं दोस्तों, तो नीतू डेविड को शामिल करते हुए अब टोटल संख्या 10 पहुंच गई है। तो पहले के 9 जो खिलाड़ी थे ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल, उनका नाम एक बार देख लेते हैं। सुनील गावस्कर बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। इसके अलावा हमारे लीजेंडरी सचिन, इसके अलावा दोस्तों विनोद मांकड़, एक और महिला खिलाड़ी है डायना इदुलजी, और हमारे मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। तो ये जो है कि टोटल 10 खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज द एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर व्हीट फॉर द 2025 एंड 26 मार्केटिंग सीजन आफ्टर द इंक्रीज ऑफ RS 150 पर क्विंटल। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली कल हुआ क्या कि 16 अक्टूबर को हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो मोदी जी की अध्यक्षता में अपनी बैठक करती है, और उसमें जो आने वाला रबी का जो एडवर्टाइजमिंग और मार्केटिंग सीजन है उसके लिए रबी क्रॉप्स के जो एमएसपीज हैं उनको उन्होंने इंक्रीज करने का घोषणा किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, रबी के स्पेशली 6 क्रॉप हैं जिनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। उसमें व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट के प्राइस में एमएसपी में कुल 150 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है। तो पहले जहां पर इसका जो प्राइस पर क्विंटल 2275 रुपीज हुआ करता था, इस बार के सीजन में यानी कि 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर में इसको 2425 रुपीज में बेचा जाएगा पर क्विंटल के हिसाब से। सबसे बड़ा नाम यहां पे याद रखिएगा रेपसीड एंड मस्टर्ड, जो सरसों और राई होता है दोस्तों, इसके जो एमएसपी है पर क्विंटल यहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किया गया है 300 रुपए का। और पहले ये 5650 रुपीज पर क्विंटल हुआ करता था, अब ये हो गया है 5950 रुपीज पर क्विंटल। बाकी और भी यहाँ पे बार्ले है, ग्राम है, लेंटिल यानी मसूर है, इसके अलावा सैफ्लावर है, तो ये भी नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन था कि 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं की एमएसपी अब क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2425 रुपए पर क्विंटल। थोड़ी सी अगर एमएसपी की बात की जाए दोस्तों, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
जिसको भारत सरकार ने 1966 के आसपास स्टार्ट किया था। अगर भारत में हम लोग देखें कि एमएसपी अनाउंस कौन करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इसको रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड करता है एक हमारे यहाँ कमिटी है जिसका नाम होता है CACP, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, जिसको 1965 में इसीलिए बनाया ही गया था कि ये भारत सरकार को एमएसपी के रिगार्डिंग जो है कि क्या करेगा, अपने जो है कि सजेशंस देगा। तो भारत सरकार इसी के सजेशन पे क्या करता है, साल में 2 बार एमएसपी अनाउंस करता है। एक बार रबी क्रॉप्स के लिए करता है, रबी क्रॉप्स का मतलब होता है दोस्तों सर्दियों वाली फसलें, और दूसरी बार ये अनाउंस करता है खरीफ की फसलों के लिए। खरीफ का मतलब होता है रेनी सीजन वाले या फिर रेनफॉल वाले क्रॉप्स, जैसे कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भारत में कुल कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, करेंटली हम लोग 22+1 का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। 22 नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए एमएसपी होता है, एक इसमें स्पेशल क्रॉप होती है जिसके लिए अलग से प्राइस होती है एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य, जो गन्ना होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर 22 रबी और खरीफ की फसलें, एक स्पेशल क्रॉप गन्ना, जिसके लिए सरकार साल में 2 बार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सजेशन पे एमएसपी अनाउंस करती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन, यानी कि पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो आज ही के दिन, यानी कि 17 अक्टूबर। आज पूरे देश में वाल्मीकि जयंती की धूम है दोस्तों। अगर वाल्मीकि जी की बात करें तो ये हमारे यहाँ जो है कि एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, और इनका इतना बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का पहला महाकाव्य लिखा था, जो हमारे भगवान राम के जीवन पर आधारित था, जिसका नाम था रामायण दोस्तों। और इनकी जयंती हर साल हम लोग कब मनाते हैं? तो हिंदू कैलेंडर का जो अश्विन महीना होता है, यानी जो ये चल रहा है महीना, इसके फुल मून डे वाले दिन, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन। तो इस बार का जो अश्विन महीने का फुल मून डे पड़ रहा है वो आज के दिन पड़ रहा है। तो इसीलिए 2024 में आप देख रहे हैं कि 17 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा है? वाल्मीकि जयंती मनाया जा रहा है। ये संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे और भारत के पहले कवि माने जाते हैं, इसीलिए इनको एक उपाधि भी दी गई है आदि कवि की। कई बार पूछा जाता है कि भारत में आदि कवि किसे कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी का एक बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों चेन्नई में, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी जाते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है? CJI D.Y. Chandrachud has nominated which justice as his successor in Supreme Court, यानी कि हमारे भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, D.Y. चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल दोस्तों 10 नवंबर को पूरा हो रहा है, 10 नवंबर 2024 को। तो रिसेंटली अब बात हो रही है कि 11 नवंबर को उनका नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी भारत के 51st, ये बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे। तो बिल्कुल नाम उनका अप्रूव किया जा चुका है, नाम है उनका संजीव खन्ना दोस्तों, याद रखिएगा। हमारे जो CJI है अभी करेंटली D.Y. चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया है, अपना जो है कि पूरा का पूरा जो इनका रिकमेंडेशन है हमारी लॉ मिनिस्ट्री को, इसको इन्होंने भेज दिया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं उनके नियुक्त होने की एक कॉलेजियम व्यवस्था होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मोस्ट सीनियर जज होता है उसी को जो है कि CJI बनाया जाता है। तो अगर संजीव खन्ना की बात की जाए दोस्तों, तो वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं, क्योंकि जैसे D.Y. चंद्रचूड़ रिटायर होंगे 10 नवंबर को, तो ये सबसे मोस्ट सीनियर बन जाएंगे। तो इस प्रकार इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। कितने तारीख को इनका कार्यकाल शुरू होगा दोस्तों? 11 नवंबर को। कब तक ये अपने पद पर रहेंगे? तो 13 मई 2025 तक रहेंगे। अगर संजीव खन्ना की बात की जाए तो ये अपने पूरे के पूरे जज वाले कैरियर की जो इन्होंने शुरुआत की थी दिल्ली हाई कोर्ट में 2005 में किया था, जब इनको एडिशनल जज बनाया गया था। बाद में 2006 में इनको परमानेंट जज बना दिया गया था, और रिसेंटली 2019 में जब दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात चल रही थी इनको, तो इन्होंने मना किया और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में आ गए, और आज वो देश के 91वें यानी कि 51st मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, 100% ये एग्जाम में आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा।
इन्होंने कई रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट केसेस थे उस पे इन्होंने अपने बढ़िया जो डिसीजन थे उसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक्स सीएम थे उनको इंटरिम बेल भी दिया था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हट रही थी तो वहां पर भी इन्होंने सुनवाई की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस को देख चुके हैं और ये भारत में अब अगले नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच नेशनल पार्क इज नेम्ड एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी हब? यानी कि रिसेंटली भारत के किस नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता वाला केंद्र के रूप में घोषित किया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो अब अरुणाचल प्रदेश के, दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा बटरफ्लाई डाइवर्सिफिकेशन वाला सेंटर बन जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा रिसर्च था ये किसने किया? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मॉनसून ज्योति गगोई एक यंग साइंटिस्ट थे जो 2007 से लगातार जो है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में अपना रिसर्च कर रहे थे। और इस रिसर्च में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर किया कि इस नेशनल पार्क में बटरफ्लाइज की 18 ऐसी रेयर स्पीसीज दिखाई दी हैं जो पूरे भारत में और कहीं नहीं दिखाई दी थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर रिसेंटली 446 बटरफ्लाई की स्पीसीज मिली हैं। तो इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा एसएससी वगैरह डीएसएसबी में कि आखिर काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। वैसे काजीरंगा देश में वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफी फेमस है। एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ये उसका नेचुरल हैबिटेट होता है काजीरंगा, आसाम का नेशनल पार्क। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, भारत में अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के एक तरीके होते हैं जिनको भारत सरकार समय समय पर अनाउंस करता रहता है। करेंटली भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है एरिया वाइज दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, हेमिस हाई लद्दाख का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये लद्दाख का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बायोडायवर्सिटी की अगर बात की जाए तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फौना का मतलब होता है दोस्तों वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए भारत में लगातार जो है कि नियम कानून बन रहे हैं। हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी एक्ट भी बनाया हुआ है दोस्तों। बायोडायवर्सिटी एक्ट इंडिया में 2002 में आया था और हर साल 22 मई को पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।